हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं घटना चक्र पूर्वावलोकन साइंस से इंग्लिश मीडियम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी 69th पीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, if a gas is compressed to half of its original volume at 27 degrees Celsius, to what temperature should it be heated to make it occupy its original volume? क्वेश्चन को यदि हम ध्यान से समझें तो इफ़ ए गैस इज़ कंप्रेस्ड टू इट्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, एक गैस को उसके ओरिजिनल वॉल्यूम के हाफ वॉल्यूम तक कंप्रेस किया जाता है 27 डिग्री सेल्सियस तक। तो हम मान लेते हैं कि उसके बाद में फिर से किस टेम्परेचर पे उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ किया जाए कि फिर ओरिजिनल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता। हम मान लेते हैं जो कंप्रेस्ड वॉल्यूम है उसको 1, यानी V1 इज इक्वल टू हम मान लेते हैं V/2 और T1 इज इक्वल टू मान लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 27 में 273 ऐड कर दीजिए आप तो हो जाएगा कितना 300 केल्विन। अब V2 को कहाँ ले जाना है, V2 को V तक ले जाना है और टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू वाट यही निकालना है। तो चार्ल्स का रूल कहता है, चार्ल्स का लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब प्रेशर यदि कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के T के। तो इस तरीक़ा से हम V2/V1 कर दें, V2/V1 इज इक्वल टू हो जाएगा T2/T1। तो यहाँ से T2 हम निकाल सकते हैं, T2 इज इक्वल टू V2/V1 इंटू T1। तो यहाँ से V2 कितना है, V2 है V और V1 है V/2 और T1 कितना दिया हुआ है 300। तो V से V कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 300 इंटू 2 600 केल्विन आ जाएगा। तो 600 केल्विन में से 273 घटाइएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आएगा 327 डिग्री सेल्सियस। मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या होगा 327 डिग्री सेल्सियस। मतलब यदि गैस को 327 डिग्री सेल्सियस तक जब गर्म करेंगे तो फिर ये अपने ओरिजिनल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी। तो कॉमन सॉल्ट को जब हम ऐड करते हैं वाटर में तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये दोनों ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये पढ़ना होता है 12th क्लास के केमिस्ट्री में सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे इंक्रीज होगा एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा डिक्रीज होगा। सो राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion and reason are given below. assertion, वी प्रेफर दी वाइट ड्रेस इन विंटर्स। विंटर में हम वाइट ड्रेस को प्रेफर नहीं करते हैं, ब्लैक ड्रेस को यानी डार्क कलर के कपड़े को हम प्रेफर करते हैं। गर्मियों में वाइट कलर या हल्के रंग के कपड़े को हम लोग पसंद करते हैं क्योंकि इस पे जो भी सोलर रेडिएशन पड़ता है उसको ये रिफ्लेक्ट कर देता है। इस कारण से गर्मी में यदि लाइट कलर के कपड़े को हम पहनेंगे तो गर्मी कम लगेगी। लेकिन जाड़े के मौसम में कलर क्या होना चाहिए, कपड़े का डार्क होना चाहिए। तो वी प्रेफर दी वाइट ड्रेस इन विंटर्स, ये गलत है। वाइट ड्रेस आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। बिल्कुल वाइट ड्रेस जो है गुड रिफ्लेक्टर है, यानी उस पर सोलर रेडिएशन फॉल करता है तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, लार्ज एक्सटेंट तक रिफ्लेक्ट कर देता है। तो रीज़न तो सही है लेकिन एसर्शन गलत है। तो एसर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हॉट बॉडी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस इन 25 सेकेंड्स। द सेम बॉडी इन फर्दर कूलिंग फ्रॉम 75 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस विल टेक हाउ मच टाइम। तो देखिए 90 से 75 पर जा रहा है तो एवरेज टेम्परेचर यदि हम निकालें उस बॉडी का तो 90 + 75/2 कर देते हैं एवरेज टेम्परेचर। 5 9 7 16/2 ये हो जाएगा 82.5 हो गया। और जब 75 to 60 जा रहा है तब बॉडी का एवरेज टेम्परेचर निकाल देते हैं। 75 + 60/2 करें यदि हम
तो 5 7 और प्लस 6 3 135/2 तो 6 और 67.5। तो यदि सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ भी हो तो मान लेते हैं कि सराउंडिंग 25 डिग्री सेल्सियस है, मान लेते हैं कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो 82.5 और 25 में गैप ज़्यादा है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग ये जो है ज़्यादा है यहाँ 90 to 75 के केस में, लेकिन यहाँ 67 और 25 के बीच में कम गैप है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि रेट ऑफ कूलिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ए बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, यानी dt/T जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dt/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी बॉडी एंड सराउंडिंग के बीच में। तो ये यहाँ पे तो जल्दी से कूल होगा, 25 सेकेंड में यहाँ पे हो गया, चला गया टेम्परेचर 90 to 75, लेकिन यहाँ पे 75 से 60 जाने में 25 सेकेंड से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बॉडी के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में गैप कम है, डिफरेंस कम है, जबकि 90 से 75 डिग्री सेल्सियस पे जाने में बॉडी के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में गैप ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा है। तो जब डिफरेंस ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा होता है, डिफरेंस कम होता है तो रेट ऑफ कूलिंग कम होता है। तो स्लोली कूल होगी बॉडी यहाँ पे 75 से 60 डिग्री सेल्सियस पे जाने में, तो 25 से ज़्यादा लगेगा, तो मोर देन 25 सेकेंड्स, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स इनॉर्मस प्रेशर ऑन अस बट वी डू नॉट फील इट बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर होता है, मतलब हमारे जो बॉडी में फ्लूइड है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, यानी ब्लड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो आवर ब्लड एक्सर्ट्स ए प्रेशर स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस कारण से ये हमें फील नहीं होता है, राइट ऑप्शन ए होगा। Which of the following statement is not true? Boiling point of any water solution is higher than pure water. बिल्कुल, जब इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो ये सही है। एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू ए सॉल्यूशन इंक्रीजेज इट्स वाटर पोटेंशियल, नहीं इंक्रीज तो नहीं होता, डिक्रीज होता है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम को वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। इट क्वान्टिफाइज द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू फ्लो, और जब भी इसमें कुछ ऐड किया जाता है, एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट को जब ऐड करते हैं तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होता है, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वाटर वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर वाटर, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। ऐसा इसलिए वाटर वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ऐसा इसलिए, मान लीजिए कि कोई कंटेनर है और इसका सरफेस है, सरफेस पर के जो मॉलिक्यूल है वो हीट एनर्जी ले करके, एनर्जी बाहर से ले करके, अपने सराउंडिंग से ले करके इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी वेपर फेज में चले जाते हैं ये। तो जब कोई सॉल्यूट इसमें ऐड किया जाता है, इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, तो ये जो फ्री सरफेस है यहाँ पे, सरफेस पे ये जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और उतना फ्री सरफेस, उतना फ्री स्पेस वाटर मॉलिक्यूल को नहीं मिल पाता है जितना प्योर जब वाटर था उस केस में अवेलेबल था, तो इस कारण से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। व्हेन ए सॉल्यूशन इज सेपरेटेड विथ द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देन वाटर फ्लो कैन बी स्टॉप्ड बाय गिविंग प्रेशर टू द सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है, और यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM लगा हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इधर हम क्या करते हैं कि इधर इम्प्योर वाटर है, सॉल्टी वाटर इधर रख दिए, इम्प्योर वाटर, और इधर क्या है, इधर प्योर वाटर है, प्योर वाटर। तो हम पाते क्या हैं कि प्योर वाटर से वाटर के मॉलिक्यूल इम्प्योर वाटर की तरफ मूव करके चले जाते हैं, मूव करते रहते हैं, इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, जिधर इम्प्योर वाटर है इस साइड में एक प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा।
प्रेशर यदि एग्जर्ट कर दें तो प्योर वाटर से वाटर के मॉलिक्यूल इम्प्योर वाटर की तरफ उनका मूवमेंट जो है रुक जाएगा। इस प्रेशर को, इस मिनिमम प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। और जो ही ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर इस इम्प्योर वाटर की तरफ हम लगा देंगे, एग्जर्ट कर देंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल इम्प्योर वाटर से प्योर वाटर की तरफ जाने लगेंगे, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। और जितने भी डिसिलेशन प्लांट्स लगाए जाते हैं या घरों में आरओ लगाया जाता है, इसी प्रिंसिपल पर भी वर्क करता है। वहाँ पे प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई प्रेशर एग्जर्ट किया गया रहता है, जिससे कि इम्प्योर वाटर की तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल प्योर वाटर की तरफ जाते हैं मूव करके। इस कारण से वाटर फिल्टर्ड हो जाता है और प्योर वाटर पीने के लिए मिल जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गलत कौन सा है? गलत बी वाला है और यही चूज करना है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज वाटर बॉयल एट ए टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एट हायर अल्टीट्यूड। जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज होता है यानी ऊंचाई पे जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होते चला जाता है। और कोई भी लिक्विड तब बॉयल करता है जब उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तब। तो अब हायर एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस हो गया है, तो अब कम ही प्रेशर पे वाटर बॉयल करेगा, यानी कम ही टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करेगा। तो व्हाई डज वाटर बॉयल एट ए टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एट हायर अल्टीट्यूड, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है इस कारण से। तो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट इज लोवर्ड, राइट ऑप्शन ए होगा। व्हाई डज फूड कुक फास्टर इन प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में प्रेशर हाई होने की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर बॉयल कर रहा था, अब 100 से ज़्यादा यानी 120 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल करेगा। तो चूँकि 120 डिग्री सेल्सियस पर अब वाटर बॉयल कर रहा है, यानी ज़्यादा हीट कंटेन किया हुआ है, ज़्यादा टेम्परेचर है, इस कारण से खाना जल्दी से पक जाता है। तो द इंक्रीज प्रेशर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट, राइट ऑप्शन ए होगा। व्हाट चेंजेज विल the volume of water so if the temperature is lowered from 9 डिग्री सेल्सियस to 3 डिग्री सेल्सियस। तो 9 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब आएगा तो हम जानते हैं कि डेंसिटी मैक्सिमम होता है वाटर का एट 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी इसका मैक्सिमम होता है। तो डेंसिटी जो है बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होगा। तो पहले तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा एट 4 डिग्री सेल्सियस तक, और 4 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर को और कम करेंगे, 4 से 3 लेकर के आएंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा, फिर इंक्रीज होगा। यानी द वॉल्यूम विल फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, राइट ऑप्शन सी होगा। द क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन द क्लियर नाइट्स बिकॉज। देखिए, हर एक बॉडी हर एक टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ रेडिएशन इमिट करता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, तो अर्थ भी रेडिएशन इमिट करती है। तो अर्थ के द्वारा जो रेडिएशन इमिट किया जाता है, यदि एटमॉस्फेयर में क्लाउड हैं तो ये क्या करते हैं, उन रेडिएशन को फिर अर्थ के सरफेस की तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं, अर्थ के सरफेस की तरफ फिर से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो रेडिएशन अर्थ के सरफेस की तरफ फिर से रिफ्लेक्ट होकर के आ गए तो गर्मी तो बढ़ेगी ही निश्चित रूप से। तो कारण क्या है, द क्लाउड प्रिवेंट रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द ग्राउंड एंड द एयर। इसको क्लाउड यदि नहीं रहते तो बाहर चला जाता, अर्थ के सरफेस की तरफ फिर से रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आता, लेकिन ये क्लाउड से जो है अर्थ के सरफेस की तरफ फिर से इसको मोड़ देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इस कारण से जो है गर्मी बढ़ जाती है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल, एक फार्मूला होता है v इज इक्वल टू वी नॉट √1 प्लस टी बाई 273। ये फार्मूला हमें क्लियरली बता रहा है कि जैसे जैसे टी इंक्रीज होगा यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे भी इंक्रीज होगा। यानी टेम्परेचर इंक्रीज होने से स्पीड ऑफ साउंड भी एयर इंक्रीज होता है। सो ये स्टेटमेंट तो सही है। इफ़ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। देखिए, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू √ गामा पी बाई रो, गामा पी बाई रो। तो एयर का जैसे प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं तो एयर का प्रेशर इंक्रीज करने से एयर का डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाता है। ये रो क्या है, डेंसिटी है, और पी प्रेशर है। तो
जितना टाइम्स प्रेशर इंक्रीज करते हैं, जैसे 2 टाइम्स प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो डेंसिटी भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो इस कारण से ये इनका रेशियो P/ρ रिमेन कांस्टेंट रह जाता है, ये कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होने की वजह से वेलोसिटी जो है यानी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर रिमेन कांस्टेंट रहता है, यानी इंडिपेंडेंट रहता है प्रेशर से, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर बाई डेंसिटी ये रेशियो जो है रिमेन सेम रह जाता है, तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। तो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ये भी स्टेटमेंट सही है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिक्रीजेज एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज। देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर जो होता है हमेशा कम होता है ड्राई एयर से, यानी वाटर वेपर की डेंसिटी ड्राई एयर से कम होती है। इसका मतलब है कि यदि कोई मॉइस्ट एयर है, यानी वैसा एयर जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो उसकी डेंसिटी ड्राई एयर से कम होगी। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा V = गामा P/ρ। तो जो ह्यूमिडिटी यदि ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होने की वजह से वेलोसिटी ज़्यादा होगा, यानी ह्यूमिडिटी यदि बढ़ती है तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज होता है। इसका एग्जांपल है, बरसात होने के जस्ट बाद में वातावरण कितना शांत हो जाता है और उस टाइम में यदि हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारी आवाज़ दूर तक जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर चुकी होती है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने की वजह से जो मीडियम है यानी एयर है उसकी डेंसिटी कम हो गई होती है, इस कारण से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज कर गया होता है। सो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिक्रीजेज एज द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज, नहीं, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने से वेलोसिटी ऑफ साउंड भी इंक्रीज होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी। बिल्कुल, फ्रिक्वेंसी के चेंज करने से द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी जो है वो सोर्स की प्रॉपर्टी है, फ्रिक्वेंसी चेंज होने से वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। यानी जब भी कोई भी वेव हो, साउंड वेव ही क्यों ना हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। गलत कौन सा है? सी है, और यहीं चूज करना है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। Which of the following is mechanical wave? Which of the following is a mechanical wave? तो मैकेनिकल वेव उस वेव को कहा जाता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। यानी मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके नहीं जा पाएगी वो वेव। तो रेडियो वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट वेव भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सरे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इन तीनों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, यानी ये मैकेनिकल वेव नहीं है, नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव उस तरह के वेव को कहा जाता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। यदि मीडियम है तो भी वो ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, यदि मीडियम नहीं है यानी वैक्यूम है तो भी ट्रेवल करके चले जाएंगे। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो नॉन मैकेनिकल नेचर की होती है, नॉन मैकेनिकल कैरेक्टर होता है उनका। और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सरे भी है, रेडियो वेव भी है, तो ये सब नॉन मैकेनिकल वेव है। लेकिन साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। मान लीजिए आप जिस रूम में भी हैं उस रूम में वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, तब चिल्ला करके थक जाएंगे, आपके बगल में बैठा हुआ पर्सन आपकी आवाज़ को सुन नहीं पाएगा, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट कर देने से वहाँ पे कोई मीडियम नहीं रह जाएगा जिससे कि जिससे हो करके आप जो बोलेंगे वो साउंड उस बगल वाले पर्सन के पास जाएगा, वो सुन ही नहीं पाएगा। तो साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज, तो देखिए जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो उनका कैरेक्टर, उनका नेचर ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स होती है। जैसे लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। कैसे पता चलता है? फिजिक्स में एक फिनोमिनन पढ़ना होता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ही फिजिक्स की ऐसी फिनोमिनन है जो बताती है कि लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ट्रांसवर्स होता है, लॉन्गिट्यूडिनल नहीं होता है। तो रेडियो वेव, एक्सरे और गामा रेज, इन तीनों का कैरेक्टर जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है, लेकिन साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसको कहा जाता है? साउंड वेव कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके जाती है। कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन के फॉर्म में, कंप्रेशन रेरिफिकेशन, कंप्रेशन रेरिफिकेशन के फॉर्म में। तो मान लीजिए लेफ़्ट टू राइट साउंड वेव जा रही है तो मीडियम के पार्टिकल भी
लेफ़्ट टू राइट अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे ये डिस्प्लेस होते रहते हैं, ये ऑसिलेट करते रहते हैं। हालांकि इनका परमानेंट ट्रांसपोर्ट तो नहीं होता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, लेकिन अपने मीन पोजीशन के अराउंड ये ऑसिलेट करते रहते हैं। तो द वेव in which the wave during propagation of which if oscillation of medium particle is in the direction of wave propagation, then the wave is called longitudinal wave। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा साउंड वेव बी। साउंड वेव इन एयर इज, तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है, राइट ऑप्शन बी होगा। इन ए सितार विच टाइप ऑफ साउंड वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड, देखिए यदि किसी स्ट्रिंग के, सितार में क्या है, किसी स्ट्रिंग के दोनों इंड को फिक्स्ड कर देते हैं और यहाँ पे एक वेव, इस पे चलने वाला वेव किस नेचर का होता है, ट्रांसवर्स नेचर का। तो दोनों चूँकि इंड फिक्स्ड है, यानी दोनों बाउंड्री फिक्स्ड है इसका, तो ये रिफ्लेक्ट होगा, इन्वर्ट होकर के रिफ्लेक्ट होगा। नीचे से गया हुआ है तो ऊपर से आएगी ये वेव, ऊपर से आने की वजह से ये ऊपर से आएगी, तो कुछ इस तरीक़े से ये ट्रेवल करके आएगी। तो जितनी एनर्जी ये वेव लेफ़्ट टू राइट लेकर के जा रही है, उतनी ही एनर्जी राइट से लेफ़्ट की ओर फिर ट्रांसफ़र हो जा रहा है, यानी नेट एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, जीरो हो रहा है। तो इस कारण से चूँकि नेट एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इसलिए इसको स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव भी कहा जाता है। ऐसा लग रहा है कि वेव ट्रेवल ही नहीं कर रही है, एनर्जी का ट्रांसफ़र ही नहीं हो पा रहा है। तो इसमें एक तो पहली बात यह है कि ये वेव किस नेचर का है, ट्रांसवर्स नेचर का है। दूसरी बात यह है कि इंटरफेरेंस के बाद में ये वेव कैसी हो गई है, स्टैंडिंग हो गई है, यानी स्टेशनरी हो गई है। तो स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स, राइट ऑप्शन डी होगा। वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ सरफेस बाई आयनोस्फीयर, राइट ऑप्शन सी होगा। वेव्स ऑफ द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यानी UHF रेंज नॉर्मली प्रोपेगेट बाई मीन्स ऑफ स्पेस वेव प्रोपेगेशन, राइट ऑप्शन सी होगा। असर्शन ए, रेडियो वेव बेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, देखिए रेडियो वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कोई बेंडिंग नहीं होती है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो रेडियो वेव्स बेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये गलत है। रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ये स्टेटमेंट सही है। तो असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, राइट ऑप्शन डी होगा। कॉस्मिक रेज आर, तो कॉस्मिक रेज हाईली इनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल होते हैं जो लगभग लाइट के स्पीड से ट्रेवल करते हैं स्पेस में। आर चार्ज पार्टिकल्स, आर अनचार्ज पार्टिकल्स, ये गलत है। कैन बी चार्ज एज वेल एज अनचार्ज, ये गलत है। तो आर चार्ज पार्टिकल, राइट ऑप्शन ए होगा। हाईली इनर्जेटिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम, तो यदि कंडक्शन की हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि एक रड है, रड को यहाँ पे हीट सप्लाई करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये इसका मॉलिक्यूल हीट एनर्जी को गेन किया इसका, और ये लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करने लगता है जब हीट एनर्जी को गेन कर लेता है, तो यानी एम्पलीट्यूड इसका इंक्रीज कर गया थोड़ा सा, और ये हीट एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल, नेबरिंग एटम को ट्रांसफ़र कर दिया। ये फिर अपने नेबरिंग एटम को, ये अपने मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करते हुए थर्मल एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक से दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन अपनी जगह को छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं। इस कारण से ऑसिलेशन से हीट एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी एक इंड से दूसरे इंड तक चली जाती है। तो कंडक्शन के थ्रू थर्मल एनर्जी को, हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए, मीडियम के पार्टिकल हैं, यहीं तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना ऑसिलेट करके, और ये किस में पॉसिबल है, ये सॉलिड में ही पॉसिबल है। कन्वेक्शन की यदि बात करें, मान लीजिए कि ये कंटेनर है, यहाँ पे जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसमें वाटर भरा हुआ है, रख करके कटोरे में वाटर रख करके हम गर्म कर रहे हैं, तो जब हम यहाँ पे हीट सप्लाई करते हैं तो वाटर का जो ये कंटेनर का जो बॉटम है, कटोरे का जो बॉटम है, वो तो कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र कर दिया वाटर मॉलिक्यूल को, वाटर के अंदर जब हीट चला गया तो जो यहाँ पे बॉटम के पास में जो वाटर मॉलिक्यूल हैं हीट गेन करके हल्के हो गए, ऊपर चले गए, इनकी जगह को फिर से ऊपर वाला भारी मॉलिक्यूल जो है आकर के ऑक्यूपाई किया। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है हीट ले करके ऊपर जा रहे हैं, उनकी जगह को ऊपर वाला मॉलिक्यूल आकर के ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी इसमें
मॉलिक्यूल जो है अपनी जगह को छोड़ रहे हैं, अपनी जगह को छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो कन्वेक्शन किस में पॉसिबल है? फ्लूइड में कन्वेक्शन पॉसिबल है, और इसमें भी मीडियम की ज़रूरत है। मीडियम के पार्टिकल, ये वाटर के मॉलिक्यूल ही हीट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रहे हैं, कुछ देर के बाद में पूरा वाटर गर्म हो जाता है। तो इसमें भी मीडियम की ज़रूरत होती है। लेकिन रेडिएशन में मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे सोलर रेडिएशन, बीच में वैक्यूम भी है, सोलर रेडिएशन वहाँ से चल करके अर्थ के सरफेस पे हमारे पास चला आता है। तो रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। सो राइट ऑप्शन ए होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद अल्बीडो? तो अल्बीडो का मतलब होता है कोई भी रेडिएशन किसी सरफेस पे पड़ रहा है तो कितना पोर्शन, कितना फ्रैक्शन, कितना परसेंट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये अल्बीडो होता है। तो अल्बीडो किससे रिलेटेड है? रिफ्लेक्टिंग पावर से रिलेटेड है। राइट ऑप्शन डी होगा। विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है, हाईली इनर्जेटिक होती है, इस कारण से इसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। एक्सरे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अल्ट्रावायलेट रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन सुपरसोनिक वेव से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। सुपरसोनिक स्पीड से जैसे कोई भी वायुयान जो है ट्रेवल कर रहा है, कोई एयरक्राफ्ट ट्रेवल कर रहा है, तो साउंड के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से जब कोई भी एयरक्राफ्ट ट्रेवल करता है तो उसको सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। तो सुपरसोनिक जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? तो यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखें तो यहाँ पे विजिबल कलर्स आते हैं। विजिबल कलर्स कहाँ से ले सकते हैं? 400 नैनोमीटर या 350 नैनोमीटर से ले करके हम 700 ले लीजिए या 750 नैनोमीटर ले लीजिए। इसमें तो ये रेड कलर का है 750 और ये वायलेट कलर का है। रेड से ज़्यादा वेवलेंथ वाले को क्या कहेंगे? इंफ्रारेड कहा जाता है, IR। और इसके बाद में आते हैं रेडियो वेव आते हैं, इसके बाद में रेडियो वेव आते हैं, यानी IR के बाद में रेडियो वेव आते हैं। और इसके अलावा एक्सरे तो इधर आ जाएगा, वायलेट से कम आएगा इधर, अल्ट्रावायलेट उससे और कम वेवलेंथ का एक्सरे आ जाएगा वहाँ पे। तो इन चारों में से हम देखें तो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेडियो वेव का है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ द मैक्सिमम एनर्जी? तो देखिए, यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आप देखें तो विजिबल कलर यहाँ पे है, 400 नैनोमीटर मान लीजिए इसको, और 700 नैनोमीटर या 750 नैनोमीटर मान लीजिए, ये रेड हो गया, ये वायलेट हो गया, इधर अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा UV, और इधर इंफ्रारेड हो जाएगा IR, और बीच में विजिबल, और एक्सरे इधर आ जाएगा, अल्ट्रा वायलेट से भी कम वेवलेंथ का एक्सरे होता है। तो एनर्जी किसके पास ज़्यादा होगी? E इज इक्वल टू होता है या तो SC/λ लिख दीजिए या फिर H न्यू लिख दीजिए फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे राइट से लेफ्ट की ओर हम जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। तो इन चारों में से सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? एक्सरे की है। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका है? एक्सरे का है। तो उस रेडिएशन के पास एनर्जी ज़्यादा होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, या हम यूँ कहें कि उसका वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगा। तो इसमें से एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या फिर इसका वेवलेंथ सबसे कम है, तो यही सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी इन चारों ऑप्शंस में से। सो राइट ऑप्शन डी होगा। माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज इन रेंज ऑफ? तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है। राइट ऑप्शन सी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल? एक्सरे का यूज किया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। ए राडार विच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी एयरक्राफ्ट यूजेज? राडार जो है रेडियो वेव का यूज करता है। राइट ऑप्शन बी होगा। When there is a depletion of ozone in a stratosphere, the wavelength of radiation striking the Earth's surface will be? तो देखिए, यदि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ओजोन लेयर यदि डिप्लेट करता है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ सरफेस पे आएंगे, स्किन कैंसर वगैरह होने लगेंगे, बीमारियां होने लगेगी। तो ओजोन लेयर किसको अर्थ सरफेस पे आने से रोक रहा है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज हम कर सकते हैं। जैसे UVA, अल्ट्रावायलेट A, इसका फ्रीक्वेंसी, इसका वेवलेंथ जो होता है
यूवी ए की यदि हम बात करें, यूवी ए, इसका वेवलेंथ होता है 320 से ले करके 400 नैनोमीटर के बीच में, नैनोमीटर। और ये इसको ओजोन लेयर इसको रोक नहीं पाता है, ये अर्थ सरफेस पे चला आता है। यदि यूवी बी की बात करें हम, यूवी बी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी की बात करें हम, तो इसका वेवलेंथ 280 से 320 नैनोमीटर के बीच में होता है। 280 तो 320 नैनोमीटर के बीच में होता है। और ओजोन लेयर काफ़ी हद तक इसको रोक लेता है, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ अर्थ सरफेस पे आ जाते हैं। तीसरे टाइप का है यूवी सी। यूवी सी, इसको ओजोन लेयर कम्प्लीटली रोक लेता है, अर्थ सरफेस पे ये आ नहीं पाता है। इसका वेवलेंथ जो होता है वो 100 से लेकर के 100 नैनोमीटर से लेकर के 280 नैनोमीटर के बीच में होता है। और इसको ओजोन लेयर कम्प्लीटली रोक दिया। यदि ओजोन लेयर डिप्लेट कर जाता है, यानी उसमें होल हो जाता है, छिद्र हो जाता है, तो ये यूवी सी जो है अर्थ सरफेस पे आ जाएंगे और ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होंगे। तो यूवी सी आ जाएंगे तो किस वेवलेंथ का आएगा? 100 नैनोमीटर का। तो 100 नैनोमीटर है, इसको यदि मीटर में चेंज करें तो 100 × 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 दो जीरो को ख़त्म कर देगा तो 10⁻⁷ मीटर के जो यूवी रेज हैं वो अर्थ सरफेस पे चली आएंगी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा घटना चक्र पूर्वावलोकन साइंस से इंग्लिश मीडियम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।